नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बार फिर से सियासत के 7 दिन लेकर हाजिर हैं। अपने इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे पिछले 7 दिनों की प्रमुख यानी कि बड़ी सियासी खबरें। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज और सियासत को काफी गहरे तर प्रभावित करती है। ऐसी एक घटना हुई थी 16 दिसंबर 2012 में, जिसे हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। इस घटना ने समाज और राजनीति में खलबली मचा दी थी। अब वो घटना अपने अंजाम तक पहुंच गई है, यानी निर्भया कांड के दोषियों की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी मोहर लगा दी है। अपनी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे निर्भया कांड की पूरी खबर विस्तार से। साथ ही हम आपको दिखाएंगे योग गुरु रामदेव के आयुर्वेद रिसर्च सेंटर के उद्घाटन पर क्या कहा पीएम मोदी ने। तो दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड ने देश की राजनीति को झकझोर दिया था। राजनीति और पुलिस प्रशासन पर महिलाओं के प्रति बेकाबू अपराध को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। 16 दिसंबर की रात चलती बस में 6 दरिंदों ने निर्भया के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी मोहर लगा दी, यानी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। निर्भया को आखिर मिला इंसाफ। बिल्कुल न्याय मिला। हम न्याय के एक कदम और आगे बढ़ गए। अभी लड़ाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था। यहाँ पे एक भगवान के बाद यही स्थान होता है। निर्भया के दोषियों को होगी फांसी। तो मुझे उम्मीद थी कि डर तो था, लेकिन डर से ज्यादा हमें विश्वास था कि जिस तरह से क्राइम हुआ है उनको सजा जरूर मिलेगी और निर्भया को इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सजा रखी बरकरार। तुरंत उन्होंने लेकर के ये निर्णय दिया है और बहुत ठोस निर्णय दिया है और कड़क निर्णय इस तरह का मैसेज दे रहा है समाज में कि वो किसी तरह से भी महिला के साथ मस्ती करके छूटे। ये इस देश में अब एक मैसेज जाना चाहिए, जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के तहत इस बार गया है। 16 दिसंबर की घटना को बताया बर्बर। तो देश की अपेक्षा थी। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतोष है कि भारत के कानून में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा का प्रावधान है, तो आज कोर्ट ने निर्णय किया है। मैं इससे खुद बहुत ही सुकून महसूस करता हूं और आज के दिन निर्भया की आत्मा को अपनी ओर से विनम्र संवेदना है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से शायद निर्भया की आत्मा को अब शांति मिली होगी। निर्भया के साथ जो बर्बर और जघन्य कांड हुआ था, उसके लिए इससे कम सजा हो भी कहां सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले के वक्त निर्भया कांड को बर्बर बताते हुए साफ कहा कि गुनाह ऐसा है कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं। कोर्ट ने कहा कि कठोर सजा मिलेगी तभी समाज में भरोसा पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट में तालियां बजने लगी। 3 जजों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को सुनाया। कोर्ट ने निर्भया कांड को सदमे की सुनामी बताया। सचमुच ये घटना किसी सुनामी की ही तरह थी। 16 दिसंबर 2012 की उस घटना को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी घटना थी कि जिसने दिसंबर 2012 में देश की सियासत और समाज में बवंडर ला दिया था। पूरा देश दहल चुका था, यहां तक कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी भी हिलने लगी थी। दिल्ली के राजपथ और विजय चौक पर जन सैलाब उमड़ रहा था। लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर सरकार की नाक में दम कर दिया था। इस घटना ने नारी के प्रति सोच पर एक नई बहस छेड़ दी थी।
इसी घटना के बाद सरकार को गैंगरेप और रेप पर कड़े कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा था। The point is each country has to decide for itself, and if this August House decides, we could put 16. Law, all of us here together unanimously passed the new law, and after that the Justice Verma Commission that we appointed late. Question is that the bill be passed. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have, the ayes have, the ayes have. The bill is passed. निर्भया कांड के 6 गुनाहगार थे, जिनमें से एक मुख्य दोषी ड्राइवर राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली और दूसरा गुनाहगार नाबालिग होने की वजह से 3 साल की सजा काटकर सुधार गृह से बाहर आ गया। बाकी बचे 4 आरोपियों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से फांसी की सजा मिल चुकी थी और इसी फांसी की सजा के खिलाफ इन चारों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 साल सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी निर्भया गैंगरेप केस के चारों आरोपियों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय सिंह और अक्षय ठाकुर की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद अब निर्भया को इंसाफ मिल गया है। 4 सालों तक इंसाफ के लिए तिल तिल तक मरते रहे निर्भया की मां के लिए ये खबर सुकून देने वाली थी। हाँ, बिल्कुल निराशा हुई। कहीं ना कहीं हम यही कह रहे थे कि नहीं, कानून व्यवस्था हमारी सुस्त है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से, जैसे कहते थे लोग कि मैं निर्भया की तरह तुम्हें कर दूंगा, निर्भया की तरह मार दूंगा, तो आज उनको भी जवाब मिला कि मैं निर्भया की तरह अगर किसी के साथ करूंगा तो निर्भया की तरह हमें फांसी की सजा भी मिलेगी। वहीं निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई और कहा कि कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा है। देखिए, इस फैसले को मैं बहुत अहम ले रहा हूँ कि ये फैसला हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह से ये घटना भी एक अजीबोगरीब थी, वैसे ही ये फैसला भी एक बहुत बड़ा। तो आप इस फैसले के बाद खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील M.L. शर्मा और AP सिंह का कहना था कि दोषियों को सुधरने का मौका देना चाहिए। इसके साथ ही बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस के साथ सबूत जुटाने के तरीके पर भी सवाल उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बचाव पक्ष के वकील अपनी दलीलें देने से बाज नहीं आ रहे थे। पहले दिन से आज तक हम एक ही बात कह रहे हैं, जो भी इस केस का रियल अभियुक्त है उसे सजा दी जानी चाहिए, सिर्फ फांसी की। ये मेरी पहली लाइन थी आर्गुमेंट की, पहले दिन से। आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ। लेकिन राज्य ने, पुलिस ने खुद एविडेंस फाइल किया है कोर्ट के अंदर, जो कहता है कि मुकेश बस में नहीं था। 9 बजे मुकेश ने लाजपत नगर से मुनीरका में जो बस थी उसमें राम सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की और 9 बजे ही एग्जैक्टली विदिन ए मिनट वो दोनों लड़के लड़की बस में चढ़े हैं। दोनों लड़के लड़कियों ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने बस में मुकेश को चढ़ते हुए कहीं भी देखा है। ऐसी स्थिति में स्टेट का और मुकेश का एक क्लेम कहां से सिद्ध कर सकता है कि मुकेश इस केस में इन्वॉल्व था? तो हम इसमें रिव्यू जाएंगे। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। बचाव पक्ष लाख दलीलें दे, लेकिन हर तरह के सबूत और गवाह निर्भया के गुनाहगारों के खिलाफ थे। यहां तक कि निर्भया ने अब मरते वक्त भी अपने बयान दर्ज कराया था, जिसे झूठा नहीं माना जा सकता। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस तरह के जुल्म करने वालों को सबक जरूर मिलेगा।
जनता की आवाज़, पुलिस की मेहनत और न्याय की बारीकियों में उलझा निर्भया केस आखिर अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सज़ा सुनाकर न्याय व्यवस्था पर फिर से भरोसा कायम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि इस तरह के बर्बर गुनाह करके कोई बच नहीं सकता। कैमरामैन बलदेव के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। तो निर्भया के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई थी उसे सुनकर रूह कांप उठती है। आज निर्भया भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिसंबर 2012 में निर्भया के लिए इंसाफ की जंग में पूरा देश कूद पड़ा था। हर कोई दोषियों के फांसी की मांग कर रहा था। अब निर्भया के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिल गई है, तो फिर निर्भया की पूरी कहानी जहन में ताज़ा हो गई है। ज्योति सोती थी तो आँख खींचती थी, तब कहती मम्मी मम्मी। निर्भया की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। 16 दिसंबर सन 2012 की वो स्याह रात उसे हमेशा के लिए लील गई। निर्भया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे ऐसी सजा मिली जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। आज भी जो निर्भया की दुखद दास्तां सुनता है, उसके आंसू नहीं रुकते। हैरत होती है, इतना जुल्म और दर्द सहने की ताकत निर्भया में कहां से आई होगी। सचमुच वो एक बहादुर लड़की थी। जीवन और मौत से 13 दिनों तक जूझती रही। देश में हर कोई चाहता था कि निर्भया बच जाए। लाखों लोगों ने निर्भया के लिए दुआएं की, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जीने की ललक लिए निर्भया मौत की नींद सो गई। आज भी निर्भया के बचपन के दिनों को याद करके निर्भया की मां रो पड़ती है। आखिरी बार जब हम उसको हॉस्पिटल में मिले, उसने हाथ में हमारा हाथ लेके चूमा और बोला कि सॉरी मम्मी, हमने आपको बहुत तकलीफ दिया, आई एम सॉरी। निर्भया भी एक आम लड़की की तरह थी। पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई पूरी करके अपनी मां और पिता की उम्मीदों को पूरा करने का उसका सपना था। 16 दिसंबर 2012 को अपने एक दोस्त के साथ लाइफ ऑफ पाई सिनेमा देखने गई। फिल्म खत्म होने के बाद रात 9 बजे वो घर लौटने के लिए दिल्ली से मुनरका बस स्टैंड पर खड़ी थी, और वहीं से शुरू होती है ये पूरी काली कहानी। घर जाने की जल्दी थी, लिहाजा एक निजी चार्टर्ड बस में दोनों सवार हो गए। लेकिन बस में 6 दरिंदे पहले से सवार थे, जो बस के ड्राइवर और उसके सहयोगी थे। उनमें एक नाबालिग भी था। उन्होंने निर्भया के साथ बस में ही गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। निर्भया के साथ ऐसी बर्बरता की जो शब्दों में, अल्फाजों में बताई नहीं जा सकती। फिर दरिंदों ने उसको और उसके दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन मामले का खुलासा होने के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। जगह जगह प्रदर्शन हुए। अपराधियों को जल्द पकड़ने की मांग होने लगी। दिल्ली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई दिनों तक निर्भया के लिए इंसाफ की मांग को लेकर देश सुलगता रहा। 18 दिसंबर 2012 को पुलिस ने इस मामले में राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। 21 दिसंबर को मामले में एक नाबालिग को दिल्ली से और छठे अभियुक्त अक्षय ठाकुर को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया।
29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने सिंगापुर में एक अस्पताल के अंदर दम तोड़ दिया। पूरा देश सदमे में आ गया। हर किसी की आंखों में आंसू निकल आए। काश निर्भया बच जाती, सब यही सोच रहे थे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। निर्भया को उन दरिंदों ने इतनी बुरी तरह से जख्मी किया था कि डॉक्टर्स भी लाख कोशिश के बाद निर्भया को बचा नहीं सके। अब निर्भया के दोषियों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा भी सुना दी है। सवाल है कि क्या अब इस तरह के अपराध करने वालों को इस फैसले से कोई सबक मिलेगा? निर्भया बलात्कार केस में भारत की न्यायपालिका ने न्याय को अंजाम दिया है। हमें विश्वास है कि न्यायपालिका के इस स्पष्ट और सटीक संदेश के बाद वो सारे लोग, वो सारे बलात्कारी जो हमारी बहन और बेटियों के अस्मत के साथ खेलने की जुर्रत करते हैं, उन पर रोक भी लगेगी और उनको एक सीख भी मिलेगी। बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर 2012 को अपने बयान में दर्द से तड़पती निर्भया ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि उसके बलात्कारियों को किए की सजा मिलनी चाहिए। उन्हें केवल फांसी पर नहीं लटकाया जाए बल्कि जिंदा जला देना चाहिए। वैसे निर्भया के दोषियों के खिलाफ पुलिस ने जो सबूत जुटाए थे वो फुल प्रूफ और पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। Very scientific evidence, and we worked very hard to collect even the minutest evidence which we could correlate with the crime, criminal, scene of crime, and everybody else. So that was important. And हमारा case scientific evidence पे बहुत based है, so I think that has helped. कानूनी प्रावधानों के मुताबिक निर्भया की आखिरी इच्छा एक हद तक पूरी हो गई, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझते हुए निर्भया ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई थी उसे लोग भावनात्मक तौर से जुड़ गए थे। जब निर्भया के निधन की खबर मिली थी तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। हर कोई एक ही बात कह रहा था कि काश निर्भया की जान बच जाती। हर किसी के जहन में निर्भया के दोषियों के खिलाफ गुस्सा था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि निर्भया के दोषियों को फांसी कब मिलेगी। वैसे निर्भया के परिवार के पास अब सिर्फ उसकी यादें ही बची हैं। निर्भया के नहीं होने का दर्द उन्हें हमेशा हमेशा सताता रहेगा। तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। निर्भया कांड ने पूरे देश में जुर्म और अन्याय के खिलाफ लोगों में जोश और दमखम से भर दिया। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी संवेदनाओं को निर्भया के जख्म और दर्द ने झकझोरा नहीं होगा। निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की जंग को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन बलदेव के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। तो दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और इस फैसले का की हर तरफ तारीफ की गई, इसका स्वागत किया गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बात पीएम मोदी की। आखिर पीएम मोदी में ऐसी क्या बात है कि योग गुरु रामदेव ने उन्हें राष्ट्र ऋषि का दर्जा दे दिया? पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन के मौके पर हरिद्वार पहुंचे पीएम मोदी की तारीफ में बाबा रामदेव ने जमकर कसीदे पढ़े। मोदी को महामानव तक बता दिया। पीएम मोदी भी रामदेव के सम्मान से खूब अभिभूत हुए। उन्होंने भी रामदेव के योग को एक आंदोलन बताया। अब राष्ट्र ऋषि बन गए पीएम मोदी। इस देश के महान सपूत को राष्ट्र ऋषि का गौरव सम्मान देते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस किया। उसके लिए भी आप सब साक्षी बने हैं। पुनः मोदी जी को हम एक राष्ट्र ऋषि के रूप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको सम्मानित करके। किसने दिया पीएम मोदी को सरप्राइज? मुझे पता नहीं था, बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मुझे विशेष सम्मान से आभूषित किया, अलंकृत किया।
कौन है दिल से फकीर? अभी आदरणीय मोदी साहब का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। आप बहुत उत्सुक हैं। ऐसे दिव्य भव्य भारत के प्रणेता और 125 करोड़ भारतीयों के भाग्य विधाता, हम सब के हृदय सम्राट, दिल से एक फकीर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की ये तकदीर है। पीएम मोदी को किस पर है भरोसा? मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। पीएम मोदी को खुद पर नहीं बल्कि देश की ताकत पर भरोसा है। लिहाजा अब देश के प्रति पीएम मोदी की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। ये पीएम मोदी ने खुद कहा। योग गुरु रामदेव के पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे पीएम मोदी की योग गुरु रामदेव ने जमकर तारीफ की। आयुर्वेद की बातें करते हुए रामदेव ने करीब हर बात में पीएम मोदी का नाम लिया, यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्र ऋषि तक की उपाधि दे डाली। लेकिन अभी WHO आयुर्वेद की दवाओं को दवा का दर्जा नहीं देता। वो कहता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के प्रोसेस से जब तक आयुर्वेद की दवा नहीं गुजरेंगे हम उनको दवा का दर्जा नहीं देंगे। इसलिए हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल की जो पूरी जर्नी है, ड्रग डिस्कवरी की, ड्रग सेंट्राइजेशन की, उसके ऊपर काम करने के लिए आज देश के महान प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि ने जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, ये हिंदुस्तान की पहली आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक बहुत बड़ी अनुष्ठान की यात्रा है। पीएम मोदी ने योग गुरु रामदेव के आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के बाद पूरे संस्थान का खुद जायजा लिया और उसकी खासियतों को जाना। योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने खुद उनके साथ जाकर उन्हें पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट से रूबरू कराया। पीएम मोदी ने योग की महत्ता को समझाते हुए योग गुरु रामदेव की योग पर बातें की, उनका अभिनंदन किया और कहा कि रामदेव ने योग को आंदोलन बना दिया है। मैं बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्हें योग एक आंदोलन बना दिया। सामान्य मानवी में विश्वास पैदा कर दिया कि योग के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में किचन के बगल में बैठ करके भी योग कर सकते हो, फुटपाथ पर भी कर सकते हो, मैदान में भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, मंदिर के परिसर में भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव आया। आखिर आयुर्वेद को किसने बर्बाद किया? इसका जवाब पीएम मोदी ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में दिया। सवाल है कि क्या अंग्रेजी दवाओं और आयुर्वेदिक दवाओं के बीच वर्चस्व की जंग में आयुर्वेद का बंटाधार हुआ? आधुनिक विज्ञान का जो मेडिकल साइंस है, उनको लगा कि आपकी सारी बातों कोई शास्त्र आधारित नहीं है। आयुर्वेद वालों को लगा कि आपकी दवाइयों में दम नहीं है, आप लोगों को ठीक कर देते हो लेकिन ठीक होते नहीं है। तुम बड़े कि हम बड़े, इसी लड़ाई में सारा समय बीतता गया। अच्छा होता कि हमारी सभी ज्ञान, आधुनिक से आधुनिक ज्ञान भी, उसको भी हमारी इन परंपराओं के साथ जोड़ करके हमने आगे बढ़ाया होता तो शायद मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई होती। पीएम मोदी का मानना है कि एक वक्त हमारा आयुर्वेद अपनी ऊंचाइयों पर था, लेकिन दुनिया जब उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। हम इतने छाए हुए थे, इतने पहुंचे हुए थे, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किए हुए थे कि जब दुनिया ने इसे देखा तो उनके लिए तो वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने मार्ग अपनाया था जो हमारा श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करने का, उसको नेस्त नाबूद करने का। योग गुरु रामदेव को अपने भाषण के दौरान जहां मौका मिला पीएम मोदी की तारीफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया है और उनमें विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य भी है।
मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से, आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ की भी होगी। जो भी आप कर रहे हैं, स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, मेक इन इंडिया हो, कुशल भारत हो, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, दिव्य भव्य भारत बनाने में जो अब रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्म योगी का। इस मौके पर योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पीएम मोदी का सम्मान करते हुए उन्हें उनकी एक तस्वीर भेंट की। पतंजलि के आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट में करीब 200 वैज्ञानिक अलग अलग जड़ी बूटियों पर रिसर्च करेंगे। आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ बाबा रामदेव ने एक हर्बल गार्डन भी तैयार किया है। आपको बता दें कि रिसर्च सेंटर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है। क्या अब राष्ट्र ऋषि कहलाएंगे पीएम मोदी? आखिर योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि क्यों दी? सवाल कई हैं। क्या राष्ट्र ऋषि के पात्र हैं पीएम मोदी? सवाल ये भी है कि एक विशुद्ध राजनेता को राष्ट्र ऋषि की उपाधि क्यों दी गई? क्या इसके पीछे बाबा रामदेव की कोई राजनीति है? सवाल ये भी है, सवाल सोशल मीडिया पर ये भी पूछे जा रहे हैं कि इस देश को एक साधु की ज़रूरत है या एक योद्धा की? इससे बड़ा सवाल ये भी है कि राष्ट्र ऋषि के मायने क्या हैं? कैमरामैन अशोक सिंह के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ सियासत के 7 दिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन JK 24/7 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।